हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड अगस्त 29। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, इस चैनल पे सिर्फ प्रीलिम्स का डिस्कस करते हैं, बट कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी टेलीग्राम पे कि थोड़ा मेंस का भी डिस्कस करें। तो क्या करेंगे कि शुरू का जो लेक्चर रहेगा उसमें सिर्फ प्रीलिम्स बेस्ड रहेगा। तो अगर मान लो जो लोग प्रीलिम्स के लिए देखते हैं बस वो यहाँ पे बंद कर सकते हैं। उसके बाद एक आर्टिकल मैं उठा लूँगा अगर मेंस का, ठीक है, उसको थोड़ा मेंस के पर्पज़ से देखेंगे। और ऐसा मैं फ्यूचर में करूँ या ना करूँ ये बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वैसे मेरा मन तो सिर्फ प्रीलिम्स का है बस, ठीक है, लेकिन ट्राई करते हैं। अब पहला आर्टिकल है, हिमाचल प्रदेश ने बेसिकली क्या किया है, इसने मैरिज की एज को वुमेन की इंक्रीज़ कर दिया है फ्रॉम 18 टू 21। अब देखो, एक हमारा सेंट्रल लॉ है जो कहता है कि वुमेन की जो एज है वो 18 है। तो ऐसे इनकन्सिस्टेंट हो गया ना दोनों के बीच में, सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो देखो, पर्सनल लॉज ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ। जब मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि पर्सनल लॉज जो होते हैं ये आते हैं कंकरेंट लिस्ट में। अब पर्सनल लॉज में क्या आता है, मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, एडॉप्शन हो गया, ठीक है। ये सब मैंने उसमें डिटेल में बताया था, तो बता भी रखा है, वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से है, रिवीजन तो करना ही है, ठीक है। अब ये पर्सनल लॉज आते हैं सब कंकरेंट लिस्ट में। तो कंकरेंट लिस्ट में क्या हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। अब आर्टिकल 254 क्या कहता है कि अगर ऐसा कोई लॉ बन रहा है जो रिपग्नेंट है, रिपग्नेंट का मतलब इनकन्सिस्टेंट है फ्रॉम द सेंट्रल लॉ, तो क्या करना पड़ता है, उस बिल को रिजर्व करना पड़ता है गवर्नर को फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और जब प्रेसिडेंट उसे असेंट दे देगा तो इनकन्सिस्टेंट हो सकता है। तो इस केस में भी यही हुआ कि हिमाचल प्रदेश का जो बिल था इसको रिजर्व कर दिया गया था प्रेसिडेंट के लिए, असेंट के लिए, और प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया तो इसलिए ये बिल पास हो गया, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें याद रखनी है बस, कि कंकरेंट लिस्ट वाली बात और दूसरा आर्टिकल 254 क्या कहता है, ठीक है। बस इतना ही आर्टिकल में काम का था और कुछ काम का नहीं है। सेकंड आर्टिकल जो है वो है अबाउट इसरो यूजिंग ए ह्यूमनॉइड स्कल। अब ह्यूमनॉइड का मतलब क्या होता है, ह्यूमनॉइड का मतलब हो गया ह्यूमन लाइक रोबोट। अब देखो, इसको हाफ ह्यूमनॉइड क्यों बोल रहे हैं, जो हमारा व्योम मित्रा है, व्योम मित्रा मतलब जो इस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम दे दिया गया है व्योम मित्रा, इसको बोलते हैं स्पेस फ्रेंड, ठीक है। अब इसको बोलते हैं हाफ ह्यूमनॉइड। हाफ ह्यूमनॉइड क्यों, क्योंकि इसके लेग्स नहीं है, ठीक है, तो आधा ही ह्यूमन है ना, बस इतना ही है। बाकी गगनयान मिशन ये देखो पिछले 3 साल 4 साल से न्यूज़ में है कि अब होगा 2022 में लॉन्च कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब तक लॉन्च नहीं होता है आता नहीं है प्रीलिम्स में, ठीक है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। और ये जो स्कल बनाया गया है, ये स्कल बनाया गया है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली क्या होगा, 3D प्रिंटिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पढ़ोगे, 3D प्रिंटिंग होता है, ठीक है, एक 4D प्रिंटिंग भी होती है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि लेयर बाई लेयर बनाता है तो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बना लेता है। और एक प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि बहुत कॉस्ट लगती है इसमें, एक्सपेंसिव है, ठीक है। मेजर बेनिफिट इसका ये है कि लेयर बाई लेयर बनाता है तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है इसमें, ठीक है। बाकी जो बनाने के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। ये आर्टिकल जो है मेंस के लिए डिस्कस करेंगे अभी, बाकी ये तो कुछ काम का नहीं है, ठीक है। अब देखो, जनधन स्कीम जो है ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 10 साल इसके कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए प्रीलिम्स के लिए काम की नहीं है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। अब ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मेंस के लिए तुम्हें क्या करना होता है, सिर्फ रोज़ लोग कहते हैं कि रोज़ न्यूज़पेपर से नोट्स बनाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, 1-1 घंटे के लोग वीडियोज़ बनाते हैं फॉर टेलिंग कि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कोई मतलब नहीं होता है। तुम्हें एक आर्टिकल उठाना है, अब इसको तुम कैसे यूज़ कर पा रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मुझे याद हो गया कि जनधन एक स्कीम थी जो न्यूज़ में आई थी, अब इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले कि इसमें क्या, इसने क्या किया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है। ये हमारा टॉपिक किस में है, GS 3 में, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे किया है। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने दे दिया तो अब डेटा देना पड़ेगा। डेटा कितना है, 53 करोड़ लोग, तो 53 करोड़ लोगों के अकाउंट खुले हैं पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइमर है जिन्हें फाइनेंशियल एक्सेस मिला। अब फाइनेंशियल एक्सेस अगर तुम्हें मिल गया है, अकाउंट खुल गया, तो तुम क्या कर सकते हो, रेमिटेंस भेज सकते हैं। जो लोग मान लो, जो इंडियन डायस्पोरा, GS 2 का जो टॉपिक है, इंडियन डायस्पोरा जो बाहर रहती है वो रेमिटेंस भेज सकता है यहाँ पे, ठीक है। पहले जो नहीं भेज पा रहे थे, जैसे UAE में जो लोग रहते हैं, ठीक है, एक ये हो गया। अब देखो, GS 1 में कैसे यूज़ करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावर कैसे हो गई कि पहली बार वुमेन को, इसमें जो आधे अकाउंट जो हैं, मतलब जो 53 में से हाफ अकाउंट जो हैं वो वुमेन के नाम पे हैं, तो वुमेन को भी एक्सेस मिल गया। अब क्या कर सकता है, ये वुमेन जो है अपनी सेविंग्स जो हैं इसमें मोबिलाइज़ कर सकती हैं, इसमें रख सकती हैं।
बेटर सिक्योरिटी भी देगा, ठीक है। और इवन इनकी जो अर्निंग है वो भी सेव कर सकती हैं इसमें, ठीक है। अब देखो सोशल जस्टिस कैसे हो रहा है, लोगों का वेलफेयर हो रहा है इससे। कैसे? जैसे डिसएडवांटेज ग्रुप थे, वुमेन थी, एल्डरली थे, इनके लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च कर रही है तो अब क्या कर सकती है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इसके थ्रू भेज सकती है डायरेक्ट इन लोगों के अकाउंट्स में, ठीक है। तो इससे इनका वेलफेयर हो गया, तो सोशल जस्टिस प्रमोट हो रहा है। हाँ, ठीक। अब देखो GS2 में तुम पढ़ोगे पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन का एक सब टॉपिक है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और उसके इश्यूज़ में। तो तुम इसको एक बेटर पॉलिसी का एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे इसने हेल्प किया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में जो सब्सिडी का लीकेज वगैरह था वो कम करने में, ठीक है। तो देखो GS2 में इतने लिंकेजेस मिल गए। उसके अलावा बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, जैसे MG नरेगा का बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है इससे। तुम्हें ये नहीं बताना होता आंसर में क्यों होगा कैसे होगा, बस तुम्हें ये लिख देना होता है बेटर इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका, ठीक। और GS3 में इससे इंश्योरेंस कवरेज बढ़ेगा। हमारे यहाँ ऑलरेडी तुम इकोनॉमिक सर्वे का डेटा कोट कर सकते हो कि इंश्योरेंस डेंसिटी और कवरेज दोनों बहुत कम है हमारे यहाँ। इससे वो इंक्रीज़ होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, 1 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। और ये लोगों को हेल्प करेगा इन, जैसे मान लो कि डिफ़िकल्ट टाइम्स, ठीक है। उसके अलावा देखो GS3 में एक आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो क्या इस स्कीम ने कैसे हेल्प किया है, इस स्कीम की वजह से क्या हुआ कि जो बैंक्स थे उनको खोलना पड़ गया अकाउंट, उनको खोलने पड़ गए ब्रांचेस इन अनबैंक्ड एरियाज़ में उनको खोलना पड़ गया। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज का, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स इंस्टॉल करनी पड़ी, तो लोगों के लिए बेटर एक्सेस हो गया, ठीक। अब एक और चीज़ GS3 में एक और चीज़ आता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो कैसे UPI ने, जो हमारा UPI है, उसने कैसे एज कर दिया ट्रांजैक्शंस को। पहले लोग क्या करते थे, अकाउंट में सिर्फ पैसा रखने के लिए काम करते थे, मतलब इसमें सिर्फ सेविंग्स रखेंगे, ठीक है। और अब क्या है, इसको मोबिलाइज भी कर सकते हैं कि हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है, रेमिटेंसेस भेज सकते हैं लोग। तो टेक्नोलॉजी एग्जांपल UPI हो गया, और कैसे जन धन ने UPI को प्रमोट किया। तो ये आर्टिकल हो गया देखो इम्पॉर्टेंट। अब देखो इससे इतने लिंकेज बढ़ा लिया है कि ये कई जगह यूज़ कर सकते हो तुम, ठीक है। अब याद भी एक चीज़ रखनी है और इसको अप्लाई 10 जगह कर सकते हैं। तो ये होता है आर्टिकल मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हम अगर हिंदू पे लेके बैठे हैं और हिंदू के 20 पेज आए हैं और हमने रोज़ न्यूज़पेपर से उठा के 20 आर्टिकल में से 10 आर्टिकल लिख लिए, ठीक है, और हमें पता नहीं इसे अप्लाई करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा सिंगल आर्टिकल हर 4-5 दिन में एक आर्टिकल उठा लो जिसको तुम यूज़ करो 20 जगह, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे पास साल में 100-150 एग्जाम्पल हो जाए, बस कुछ नहीं। लोगों ने बस फालतू में हवा बना रखा है कि मेंस की नोट्स बनाने पड़ते हैं न्यूज़पेपर वगैरह से। कोई नोट्स नहीं बनाता है, सब लोग सिर्फ ऐसे ही बेसिक चीज़ें बस पता होनी चाहिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।